पेज 201 क्वेश्चन नंबर 7 केस नंबर 5। हम कर रहे हैं सर डेट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। डेट मतलब एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटी और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स। तो हमारे फॉर्मूले में ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। हम इन दो आइटम से मतलब है, बाकी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और देखेंगे कहां-कहां क्या-क्या चेंज आया। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है सर बैंक से लोन लिया है हमने लॉन्ग टर्म के लिए। तो बताइए कि एसेट साइड में कहां चेंज? सर सी हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। यस सर। लायबिलिटी साइड में कहां चेंज? एनसीएल बढ़ जाएगा। एनसीएल में कौन सी सब हेडिंग में आता है ये? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता है। रिवाइज करते रहेंगे चैप्टर 1 में। तो मतलब मेरे फॉर्मूले के अंदर डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं है, न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, तो रेशियो भी इंक्रीज ही होगी। यस सर। आंसर इंक्रीज हो गया। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आइटम सर, ऑब्टेन्ड अ शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे पता लगता है? अप टू 12 मंथ का है तो शॉर्ट टर्म, अबव 12 मंथ का है तो लॉन्ग टर्म। तो बताइए सर एनसीए में कहां चेंज? नहीं सर, एनसीए में नहीं होगा, सीए में होगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा और सीए में। करंट लायबिलिटी में सब हेडिंग में कौन सी होती है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग सब हेडिंग के अंदर आते हैं सारे शॉर्ट टर्म लोन। तो सर मेरे फॉर्मूले में एनसीएल न्यूमरेटर है और एसएफ डिनोमिनेटर है, इनमें तो कोई चेंज है ही नहीं, तो नो चेंज रेशियो के अंदर। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट ऑफ 3 मंथ्स। सर मशीन खरीदी है, मशीन बेचने वाले को बोला है कि पैसे 3 महीने बाद देंगे। बताइए जी एनसीए में क्या चेंज होगा? सर प्लस मशीन खरीदी है, एनसीए बढ़ जाएगा। सीए में क्या चेंज होगा? सर नो चेंज। सीएल में क्या चेंज होगा? बढ़ जाएगा। उधार 3 महीने का है तो करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ तो कोई चेंज नहीं है, नो सर। तो रेशियो में नो चेंज। सर मान लीजिए उधार नहीं खरीदते, पेमेंट हैंड टू हैंड कर देते, अब बताओ यहाँ चेंज नहीं होता, यहाँ माइनस हो जाता, यस सर, नो चेंज। बैंक बैलेंस कम हो जाता, अभी भी आंसर नो चेंज। नो चेंज सर। ठीक बात है। यस सर। एक पॉइंट कहता है कि हमने कोई मशीनरी खरीदी है और पेमेंट हम टुकड़ों में देंगे और लंबे टाइम बाद देंगे। लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। जैसे एग्जांपल होम लोन लिया हुआ मान लीजिए 20 साल का, तो 20 साल तक पैसे देंगे, 20 साल के लिए लोन हो गया हमारे पास। तो बताइए जी एनसीए प्लस के माइनस, प्लस सीए प्लस के माइनस, नो चेंज। नो चेंज। सीएल प्लस के माइनस, नो चेंज। एनसीए प्लस के माइनस। प्लस हमारे फॉर्मूले में सर सिर्फ एनसीएल और एसएफ है, इसको तो हमें देखना ही नहीं, ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए कर रहे हैं हम कि यहाँ भी चेंज हो रहा है। तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है हमारे फॉर्मूले में तो रेशियो भी बढ़ेगी, इंक्रीज आंसर आएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 9, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट अ लॉस ऑफ 3000। मान लेते हैं कोई 10,000 की एसेट हमने 3,000 के लॉस में मतलब 7,000 में बेच दी। बताइए एनसीए में क्या करूं? एसेट कम हो जाएगी, परचेज करने में बढ़ेगी, सेल करने में कम होगी। सीए में क्या करूं? प्लस करूं क्योंकि कैश तो आ रहा है। सीएल, एनसीएल, एसएफ माइनस, क्योंकि लॉस हो रहा है ना, और एसएफ की जो दूसरी सब हेडिंग होती है रिजर्व्स एंड सरप्लस, वहां सारे प्रॉफिट प्लस होते हैं और वहां से सारे लॉस माइनस होते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे एसएफ लिखा है, शेयर कैपिटल नहीं लिखा। शेयर होल्डर फंड लिखा है, शेयर होल्डर फंड के अंदर दोनों सब हेडिंग कवर हैं, शेयर कैपिटल भी और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी। कहीं प्रॉफिट हो बढ़ जाएगा, कहीं लॉस हो कम हो जाएगा। यहाँ पे लॉस हो रहा है इसलिए कम हो जाएगा। मुझे बताइए मेरे फॉर्मूले का डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो रेशियो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। रेशियो बढ़ जाएगी। डिनोमिनेटर घटता है तो आंसर बढ़ता है, इंक्रीज आंसर हो गया। पॉइंट नंबर 10, नए शेयर्स इशू करें सर। बताइए कहां-कहां क्या-क्या चेंज आएगा? ऐसा बढ़ेगा। एसएफ बढ़ेगा सर, शेयर्स बढ़ने, और सर सीए बैंक बैलेंस बढ़ेगा, शेयर्स बढ़ेंगे तो पैसा आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा।
तो सर मेरी रेशो के अंदर डिनोमिनेटर बढ़ रहा, सर रेशो कम हो जाएगी, यस सर आंसर डिक्रीज आएगा। यस सर। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 11, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। So what is bonus share? शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स बांटना, इसे बोनस शेयर्स कहते हैं। अगर हम कंपनी किसी को कोई भी चीज फ्री में देती है तो वो कंपनी के लिए नुकसान है, एक्सपेंस है। यस सर। शेयर होल्डर फंड के अंदर सर दो सब हेडिंग, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। ध्यान से देखना, अगर मैं बोनस शेयर इशू कर रहा हूं ना तो मैं ये वाला अमाउंट इधर ट्रांसफर कर रहा हूं। कैसे? एंट्री देख लेते हैं सर बोनस इशू की, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर के अंदर आएगी हमारे कोर्स में, बोनस इशू नाम से चैप्टर है। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर इशू होते हैं तो कैपिटल इंक्रीज होती है, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है। इस एक्सपेंस को राइट ऑफ कर सकते हैं एसपीआर से। हमने पढ़ा कि एसपीआर के 5 यूजेस, का पहला यूज यही था। एसपीआर के 5 यूज पढ़े हैं, Yes, sir. इसका पहला यूज यही है। Yes. एसपीआर को फुली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेगी ये बात। अगर एसपीआर कम पढ़े तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को यूज कर सकते हैं। ध्यान रहेगी ये बात। यस सर। तो आप देख सकते हो उसमें अल्टीमेटली हुआ क्या, बोनस तो डेबिट भी हुआ, बोनस तो क्रेडिट भी हुआ, कैंसिल हो गया अल्टीमेटली। यस सर। मुझे बताइए यहाँ पर मैं एसपीआर डेबिट कर रहा हूँ, रिजर्व को डेबिट कर रहा हूँ। रिजर्व डेबिट करने से बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है। रिजर्व का क्रेडिट नेचर होता है, तो ये कम हो रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस माइनस हो रहा है। यहाँ पे शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। मुझे बताइए एसएफ प्लस के माइनस? नो चेंज। नो चेंज है ना। मतलब मैंने इस पॉकेट से पैसा निकाल कर इस पॉकेट में रख दिया, मेरा जो कैश बैलेंस है वो सेम, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। समझ आ रही है बात? यस सर। तो टोटल एसएफ में नो चेंज, एनसीएल में नो चेंज, तो रेशियो में नो चेंज। ठीक है। यस सर। इसमें स्टूडेंट्स को लगता है एग्जाम में कि सर शेयर्स इशू हो रहे हैं, समझ में तो नहीं आ रहा बोनस बोनस का चक्कर, लेकिन हाँ शेयर इशू हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो रेशियो कम होगी, डिक्रीज लिखाता है इसमें आंसर। ध्यान रखना इस चीज का कि अगर फ्री में शेयर्स बांट रहे हैं तो एक्सपेंस भी हो रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस कम होगा, शेयर कैपिटल बढ़ेगी, ओवरऑल एसएफ सेम रहेगा, इसलिए रेशियो भी सेम रहेगा। आंसर में लिखा हुआ है देखो, उसमें एसएफ में ही प्लस, एसएफ में ही माइनस। 12th पर आ गए सर हमने गुडविल खरीदी है और जिससे खरीदी है उसे पैसे नहीं दिए, शेयर्स इशू कर दी। गुडविल से इंटेंजिबल एसेट एनसीए बढ़ेगा, शेयर इशू करें तो एसएफ बढ़ेगा। मतलब मेरी रेशियो में डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा तो रेशियो बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? रेशियो कम हो जाएगी, आंसर डिक्रीज। डाउट है किसी में? बढ़े जाए आगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। रेशियो का फॉर्मूला नाम है टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट ऊपर और डेट नीचे। अगेन डेट का मतलब एनसीएल, डेट का मतलब एनसीएल। मतलब ये तो मेरा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, सही है? यस सर। इसका आंसर 1 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? बड़ा आएगा। पक्की बात है 1 से बड़ा आएगा। मतलब हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सर एनसीएल ज्यादा हो टोटल एसेट कम हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना? यस सर।
एग्जांपल ये जी मैंने SF5 है, NCL 2 और करंट लायबिलिटी 3, टोटल 10 आ गया। टोटल एसेट 10 अपॉन में डेट 2, आंसर आ गया जी 5:1। और इस कंपनी में अगर 5 रुपए लगाए हुए हैं तो 1 रुपया कर देगा। रेशियो इंडिकेट ये कर रही है। टोटल कितना पैसा लगा हुआ है कंपनी के अंदर, वो न्यूमरेटर। कर्ज का पैसा कितना है, वो डिनोमिनेटर। इसे कर्जा मानते ही नहीं है, क्योंकि इससे इनसे पैसा आकर इनको पैसा दे दिया जाएगा। अगर हम पे उधार होता है 3 लाख का, तो हमने उधार दिया भी होता है 4-5 लाख का। प्रैक्टिकली ऐसे होता है, इसलिए इसकी टेंशन नहीं होती। कर्जा इसी को बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स फंड्स, मतलब SF दिया हुआ है 1,60,000। उसके बाद टोटल डेट का मतलब NCL प्लस CL 3,60,000। क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दी हुई है 40,000। NCL प्लस CL पता है और CL भी पता है, तो NCL भी निकाल सकते क्या? कितना आ गया? तीनों को ऐड करूंगा टोटल आ जाएगा। वो क्या चाहिए जीवन में, सॉल्व कीजिए फटाफट। बताइए जी, न्यूमरेटर कितना आया? 5,20,000 और डिनोमिनेटर है 3,20,000 और आंसर है 1.625:1। बढ़ सकते हैं जी आगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए जी। 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख और ढूंढो SF वाली आइटम। रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब मैं इन 3 आइटम को जोड़ दूंगा तो SF आ जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट्स, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो NCA आ जाएगा। ये तो समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो फिक्स्ड एसेट के अंदर तो टेंजिबल इंटेंजिबल आ गई। ये पहली सब हेडिंग थी NCA की। NCA की पहली सब हेडिंग थी फिक्स्ड एसेट्स, इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल आते हैं। और NCA की दूसरी सब हेडिंग कौन सी थी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो वो दोनों सब हेडिंग दे रखी है हमें। फिक्स्ड एसेट दे रखी है 12 लाख और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1,50,000। दोनों को ऐड कर दूंगा तो NCA आ जाएगी टोटल 13,50,000। समझ में आ रहा है NCA कैसे निकाली? करंट एसेट दे रखी है सर 1,90,000, इन दोनों को ऐड कर दूंगा टोटल एसेट्स आ जाएगी। NC नहीं भी निकालने का मन आपका तो मत निकालो। फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट, इन तीनों को जोड़ दो टोटल एसेट आ जाएगी सीधा, क्योंकि तो NC तो ऐसे भी नहीं चाहिए हमें। फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट, इन 3 आइटम को ऐड कर दीजिए, टोटल एसेट मिल जाएगी। तो मुझे न्यूमरेटर तो मिल गया, न्यूमरेटर मिल गया सर 15,40,000। अब जरूरत है डिनोमिनेटर की, NCL की। ढूंढते हैं NCL कहाँ है? तो क्वेश्चन में NCL गायब कर रखा, तो नहीं निकाल सकते हम। करंट लायबिलिटी पता है 1 लाख, टोटल एसेट जितनी टोटल लायबिलिटी भी उतनी 15,40,000, टोटल एसेट जितनी टोटल लायबिलिटी भी उतनी। SF निकालने का तरीका है सर, 3 आइटम क्वेश्चन के अंदर दे रखी है जो SF है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन तीनों को ऐड कर दो
तो एसएफ मिल जाएगा। शेयर होल्डर फंड की पहली सब हेडिंग शेयर कैपिटल, उसके अंदर दो आइटम इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरी सब हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस जो दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर। अब एनसीएल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, टोटल में से ये दोनों माइनस कर दो, 3 लाख। शुरू हो जाओगे। कोशिश ये रहे कि मैं बोर्ड में पूरा सॉल्व ना करूं, मैं सिर्फ आपको असिस्ट करूं, आपको गाइड करूं कि आपको ऐसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन खुद करें। जो बार बार बोलता हूँ मैं चैप्टर ग्रेजुएशन में आएगा, इस ईयर में पढ़ेंगे, इसीलिए बोलता हूँ कि जो चैप्टर देखो हमें रिपीट होना है आने वाले ईयर्स के अंदर, उस चैप्टर में हमें कॉन्सेप्चुअली भी पूरा फोकस रखना है। कई बार क्या होता है कि कोई चैप्टर ना, देखो हर स्टूडेंट के साथ है, कोई चैप्टर ऐसा है जो बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, कॉन्फिडेंस आता है, उसको मन करता है करने का। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टिंग नहीं लगते, पढ़ने का मन नहीं करता या वीक रह जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए, कोई चैप्टर फ्यूचर में कभी नहीं आना दोबारा, और इस ईयर में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मार्क्स के हिसाब से, तो उस चैप्टर में हम लूज रह सकते हैं, उसमें ढील छोड़ सकते हैं। मैं कोई चैप्टर में कहता हूँ कि दोबारा आएगा ग्रेजुएशन में, तो वो आपको अलर्ट हो जाएंगे सर ये चैप्टर दोबारा आएगा। अब ग्रेजुएशन में आएगा तो ग्रेजुएशन के लेवल से आएगा, अगर बेसिक हमारा वीक रह गया उस टाइम बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उसमें ढील नहीं छोड़नी, चाहे इंटरेस्ट आ रहा हो या ना आ रहा। चलिए, मुझे न्यूमरेटर आ गया है 15,40,000 का फर्क डाल दीजिए, डिनोमिनेटर कितना आया, 3 लाख। आंसर कितना आया 5.13:1। 5.13:1। डाउट किसी को, किसी भी अमाउंट में कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। दो आइटम दे रखी थी इसकी, हमने स्क्वायर करके एनसीए निकाल लिया, इसको स्क्वायर करके टोटल एसेट आ गई, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी इक्वल होगी, कौन सा लेना करें। सीएल पता है, एसएफ की तीन आइटम दे रखी थी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स, तीन आइटम ऐड करके एसएफ आ गया, टोटल में से इतना माइनस करा तो ये बच गया। कौन बंद करें जी अपना, फोन बंद करें, स्वप्निल फोन बंद करो, सुनाई दे रहा, मेरे साथ इंपॉर्टेंट है तुम, मैं अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठा हूं यहाँ पर, मेरे साथ मेरे कॉल नहीं आती। सर जाना था मेरे को बाहर। जाओ फिर यहाँ से, क्यों बैठे हो यहाँ पर, 15 मिनट हुए नहीं, क्लास में जाना है तुम्हें। पढ़े जी क्वेश्चन नंबर 3। From the following information, compute total assets to debt ratio. Long term borrowings 2 lakh, long term provisions 1 lakh. इन दो आइटम को ऐड करके क्या मिल जाएगा बताइए, NCL। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये पहली सब हेडिंग थी NCL की, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये तीसरी सब हेडिंग थी NCL की। हमारे रेशियो चैप्टर के अंदर सिर्फ यही दो सब हेडिंग कवर है, दोनों को ऐड करके NCL आ गया जी 3 लाख, और ये हमारे फॉर्मूले में डिनोमिनेटर भी है। करंट लायबिलिटी 50,000, NCA 3,60,000, करंट एसेट्स 90,000। डिनोमिनेटर ऑलरेडी मिल चुका है, अब हमें जरूरत है सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट आपके सामने दिख रही है जी, आप NCA और CA को जोड़ दो, कितना आ गया जी 4,50,000। 4,50,000, 4,50,000। फिर आ गया कितना आया जी आंसर, 1.5:1। टोटल एसेट्स 1.5 गुना है टोटल लायबिलिटी के NCL के। कंपनी में अगर 1.5 रुपया लगा हुआ तो 1 रुपया कर देगा। बढ़े जी आगे। यस सर। हर एक रेशियो के बाद आपका होमवर्क लिखा हुआ है जी, बुक में आप जब ओपन करोगे टीएस अग्रवाल की तो इलस्ट्रेशन इसी सीक्वेंस से मिलेगा। इलस्ट्रेशन 48 से 56 इसी रेशियो का, एक्सरसाइज 46 से 53 इसी रेशियो का। नेक्स्ट आ रहे हैं सर प्रोप्राइटरी रेशियो। ये इकलौती ऐसी रेशियो है जिसका आंसर रेशियो के फॉर्म में या परसेंटेज के फॉर्म में, दोनों में ही आंसर दिया जा सकता है। तो रेशियो में आंसर आएगा।
अगर परसेंटेज में आंसर चाहिए सर हमें एग्जाम में किस में करके आना है, दोनों ऑप्शन है। अगर एमसीक्यू पेपर आएगा आपका तो आपके पास ऑप्शंस में आपको या तो परसेंटेज दिखेगी या रेशो दिखेगी। अगर आपको सारे ऑप्शंस रेशो वाले दिख रहे हैं तो आप इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे और जो भी आंसर सही आएगा उस पर टिक कर देंगे। अगर सारे ऑप्शन के अंदर परसेंटेज लगी हुई है तो हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज के हिसाब से और जो भी हमारा आंसर आएगा उसको सॉल्व करेंगे। किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है। इकलौती यही ऐसी रेशियो है पूरे चैप्टर के अंदर जो इन दोनों फॉर्म में दी जाती है। सर ये कैसे पता लगता है कि रेशियो में कि परसेंटेज में? देखो ट्रेंड होता है, कस्टम होता है। किसी जैसे केले को दर्जन में बोलते हैं, सेब को किलो में कहते हैं, ये ट्रेंड चला होता है, कस्टम चला होता है किसी चीज के अंदर। ऐसे किसी चीज में इन्वेस्टर को रेशियो में ज्यादा अच्छा समझ में आता है, कोई चीज परसेंटेज ज्यादा अच्छी समझ में आती है, कोई चीज पढ़ेंगे आगे जाके टाइम्स में कितने गुना है ये उसकी ज्यादा अच्छा समझ में आती है। तो ये उस चीज से बना हुआ है, कस्टम से बना हुआ है। तो ये हमें एज ए स्टूडेंट हम नहीं है अवेयर इस कस्टम के, इसलिए हमें मेमोराइज करना है कि स्टूडेंट लेवल पर कौन सी रेशियो में है, कौन सी परसेंटेज में। अभी तक जितनी रेशियो पढ़ी है हमने वो सारी रेशियो की फॉर्म में है। ये वाली में ऑप्शन है या तो रेशियो या परसेंटेज। पढ़ेंगे आगे। यस सर। फॉर्मूला है शेयरहोल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। $5 लाख अपॉन 10 लाख 0.5:1। कंपनी में अगर ₹1 लगा हुआ है तो 50 पैसा अपना खुद का। हायर द बेटर। अगर रिस्क की बात करें तो है ना, यस सर। खुद का पैसा इतना ज्यादा लगा हुआ तो रिस्क कम है कंपनी के। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिस्क की बात कर रहे हैं। इनटू 100 करो तो आंसर आएगा 50%। यस सर। सीधे सीधे बता रहा है कि कंपनी के अंदर 50% पैसा खुद का लगा हुआ। सही है नहीं? तो दोनों ही मीनिंगफुल आंसर दे रहे हैं। रेशियो भी आंसर मीनिंगफुल दे रहा है, परसेंटेज भी आंसर मीनिंगफुल दे रहा है। रेशियो का आंसर आ रहा था 0.5:1, मतलब कंपनी में अगर ₹1 लगा हुआ है तो 50 पैसा खुद का लगा हुआ है। हायर द बेटर, रिस्क के हिसाब से। खुद का पैसा जितना ज्यादा हो उतना रिस्क कंपनी में कम है। तो सिंपल सी बात है, अगर कंपनी में लोन ही नहीं है तो रिस्क खत्म हो गया। इस तभी होता है जब कंपनी में प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं लेकिन ईएमआई जो है लोन पे, इंस्टॉलमेंट लोन पे वो पूरी टाइम से देनी है, नहीं दे पा रहे। मेन रिस्क वही लगता है। बाकी जो बिजनेस का ऑपरेटिंग रिस्क होता है पढ़ेंगे अगेन, ये भी फाइनेंस मैनेजमेंट से के अंदर। कंपनी में 2 टाइप के रिस्क होते हैं, ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क जो बिजनेस को ऑपरेट करने में होता है, जैसे सेल नहीं हुई तो फिक्स खर्चे देने पड़ेंगे, तो फिक्स एक्सपेंसेस का रिस्क होता है। रेंट जाएगा ही जाएगा, एम्प्लॉय की सैलरी जाएगी ही जाएगी, ये ऑपरेटिंग रिस्क होता है। ये बिजनेस का इनहेरेंट नेचर में है, इसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क, जो लोन पे इंटरेस्ट होता है। ये हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन पे बेस्ड होता है। मतलब हम अगर फाइनेंशियल रिस्क रख रहे हैं तो वो हमारी चॉइस से रख रहे हैं। हम चाहे तो फाइनेंशियल रिस्क ना हो, लोन मत लो, नहीं होगा रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क हो गई होगा। चलिए अब हम आ गए 203 पेज पर, क्वेश्चन नंबर 2। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा बताइए? एनसीएल। करंट लायबिलिटी ये 50,000 है। नॉन करंट एसेट्स 3,60,000 है। करंट एसेट्स 90,000 है। तो सर मुझे फॉर्मूले में चाहिए डिनोमिनेटर क्या है? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितनी आ गई? 4,50,000। न्यूमरेटर में क्या चाहिए? एसएफ चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड्स चाहिए। तो क्या नहीं निकाल सकते हम? यस सर। लायबिलिटी साइड में सर टोटल 3 आइटम है। टोटल हमें ऑलरेडी पता है, जो टोटल एसेट्स का आता है वही टोटल लायबिलिटीज का आता है। और इसमें से जब एनसीएल और सीएल माइनस कर देंगे तो एसएफ मिल जाएगा। कितना है जी एसएफ बताइए? 1 0.2221 या फिर आप मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज के फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। एसएफ डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हाँ जी, एसएफ डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बताओ? तो इधर कैसे पूछ कैसे निकालना? इस पे निकाल सकते हैं।
देखो आपके सामने क्वेश्चन है, अब सीधा एसएफ चाहिए और टोटल एसेट्स चाहिए, वो जैसे मर्जी निकालो आप। फिर बैलेंस शीट में आसानी से समझ में आता है, मैं इसलिए इससे करवा रहा हूँ। फॉर्मूले से देख लेते हैं जी एक बार। डाउट क्या है? हाँ जी, डाउट डाउट ये है सर कि एक बैलेंस शीट बना करके समझा रहे हो आप, ये थोड़ा लॉन्ग कट सा मेथड लग रहा है, कुछ इजी जल्दी टाइम सेविंग वाला तरीका। तो देखिए सर, लायबिलिटी साइड इक्वल्स टू एसेट साइड, ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, वैल्यूज पुट करो, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यस सर, यस। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए सर। सेम क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी रेशियो निकालनी है। अब इसमें सर क्वेश्चन में आइटम दे रखी है बहुत सारी, और हमें ढूंढना है कौन सी आइटम आएंगी। सबसे पहले मैं लास्ट से शुरू करता हूं सर। क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दे रखी है, फॉर्मूले से कराता हूं क्वेश्चन। करंट लायबिलिटी है 6,20,000। सेकंड लास्ट आइटम, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड लास्ट आइटम नॉन करंट लायबिलिटी, ये है 10 लाख। अब ऊपर की जो 7 आइटम है, वो 7 के 7 आइटम एसेट्स हैं। जो ऊपर की 7 आइटम है, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक, ये सातों आइटम एसेट है। यस सर। इन सातों आइटम को ऐड करो, टोटल एसेट आ जाएगी। यस सर। इन सातों आइटम को ऐड करेंगे, टोटल एसेट्स आ जाएगी। बताओ जी कितना को फटाफट। 30,90,000। 30 लाख 13 के 30 30 30,90,000, 30,90,000 की आ रही है सर टोटल एसेट्स। एनसीएल पता है, सीएल पता है, फटाफट से एसेट निकालना। कितना है जी? 20,70,000। मुझे फॉर्मूले का न्यूमरेटर मिल गया। एसएफ न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है? टोटल एसेट्स इनटू 100। हमें जरूरत नहीं है एसेट्स में से छांटने की कौन सी एनसी है कौन सी सी है, ठीक बात है, क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं एनसी सी है। एसेट ज्यादा आपको परसेंट में लिखना चाहिए, रेशियो में लिख दिया है। 34,30,000। एसेट ज्यादा आ रही है, 34,30,000। एसेट चाहिए करें जी। 34,30,000 एक आंसर ये है। सर 30,90,000 ही आ रहा है। 30 लाख का एसेट्स में कैश बैंक में ऐड करें। कैशियर बैंक ऐड करा आपने? कैश पे हां तो 30 लाख पर टोटल एसेट आ रही है सर 34,30,000। यस सर। इसमें से आप अब माइनस करेंगे दोनों, तो बताओ कितने आ रही है एसएफ? इन तरफ से कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब आगे सब नोटिंग कर रहे हैं। 18 लाख 18,10,000। यस सर। सारी एसेट्स को ऐड कर दिया, पहली 7 आइटम को टोटल एसेट्स आ गई। इसमें से हमने एनसीएल और सीएल माइनस कर दिया तो एसएफ आ गया। एसएफ हमारा न्यूमरेटर, टोटल एसेट हमारा डिनोमिनेटर, और ये आंसर आ गया जी 0.527। डन जी, बढ़े आगे। यस सर नेक्स्ट रेशियो इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान से पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट लिखा भी हुआ है मैंने वहां पर, ध्यान से देखिए बोर्ड पर। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब उधार लेने की क्षमता। फॉर एग्जांपल सर कि मैं बैंक में जाता हूँ एक लोन लेने के लिए, और लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो करीब 10,000 रुपये महीना की है। इसको ईएमआई कहते हैं सर।
इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों इंक्लूडेड होता है। तो जब मैं अपनी प्रोफाइल रखूंगा, अपने डॉक्यूमेंट रखूंगा, मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है कि 20,000 रुपये महीना मेरी सैलरी, तो बैंक वाला देखेगा कि 20,000 रुपये महीना इसकी सैलरी है, उसमें 10,000 रुपये महीना की EMI कहाँ से दे पाएगा? ये बैड डेट्स कर देगा हमारे। सिंपल सी बात देखिए, बैंक को इस बात से मतलब नहीं है कि हमें तो लोन ले रहा है, सामने वाला इंटरेस्ट दे रहा है, हमें क्या दिक्कत है। बैंक ये चेक करेगा हमारा पैसा मर तो नहीं जाएगा, सबसे पहले तो ये चीज चेक करेगा बैंक को ये दिख रहा है कि इस पर्सन की सैलरी ही अगर 20,000 है और उसमें इसके खर्चे भी होंगे, सारे घर के खर्चे होते हैं बाकी सारे, तो 10,000 का महीना नहीं निकाल पाएगा, हमें ऐसा लग रहा है, तो ये लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो सर बैंक की पॉलिसी क्या होगी? फॉर एग्जांपल कि जितनी EMI हो एटलीस्ट उसकी 5 टाइम्स सैलरी होनी चाहिए, ऐसी कुछ पॉलिसी होगी मतलब बैंक की। समझ में आ रही है बात? कि अगर आपको 10,000 रुपये EMI भरनी है तो 50,000 सैलरी होनी चाहिए, अगर 20,000 EMI है तो 1 लाख सैलरी होनी चाहिए, ऐसे कुछ टर्म्स कंडीशन होगी। ये हर बैंक को छूट है, अपने हिसाब से कर सकता है। अब मान लीजिए बैंक के पास कैश बहुत ज्यादा आया हुआ है, वो लोन बांटना चाह रहे हैं, तो इस टर्म्स कंडीशन को फिर वो लीनिएंट करती हैं, आसान करती हैं, 5 टाइम्स की जगह 4 टाइम्स कर दी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोन बांट लें। और अगर बैंक के पास कैश की शॉर्टेज है, कैश ज्यादा नहीं है, तो टर्म्स कंडीशन ज्यादा हाई रखती हैं, 6 टाइम्स 7 टाइम्स कर देंगे। ठीक बात है? जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा उनका रिस्क कम होता रहेगा, लेकिन लोन कम जा पाएगा, फिर अर्निंग भी कम हो जाएगी। रिस्क और रिटर्न जो है वो सेम लाइन में जाती है, पैरेलल होती है, यहाँ रिस्क ज्यादा और रिटर्न ज्यादा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है दोनों। समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ सर। कंपनी की जो इंटरेस्ट देना हर साल, वो मान लीजिए 10,000 है, और कंपनी को सैलरी तो मिलती है, कंपनी का प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट है कंपनी का वो 50,000 है, तो 5 गुना 5 टाइम्स ये निकाल रहे हैं जी रेशो के अंदर। हम दोबारा सुनिए क्या निकाल रहे हैं। हमारे फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर है वो इंटरेस्ट हर साल देना है जितना भी लोन लिया हुआ। हमारे फॉर्मूले के अंदर जो न्यूमरेटर है वो प्रॉफिट है, जो हर साल प्रॉफिट होता है। हर साल अलग प्रॉफिट होगा तो हर साल दोबारा कैलकुलेट की जाएगी। अब सर जो प्रॉफिट है ना, ये वीक टर्म है, बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं। GP अलग होता है, NP अलग होता है, टैक्स के बाद का प्रॉफिट, टैक्स से पहले का प्रॉफिट, डिविडेंड के बाद का प्रॉफिट, डिविडेंड से पहले का प्रॉफिट, इंटरेस्ट के बाद का प्रॉफिट, इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट। तो कौन सा प्रॉफिट लेना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। सुने ध्यान से, वापस सैलरी पर आता हूँ। तो मेरी सैलरी 50,000 रुपये है और मैं जो लोन ले रहा हूँ उसमें EMI 10,000 बैठेगी, तो मेरी 5 टाइम्स सैलरी है। अगर बैंक की नॉर्म्स है कि 5 टाइम्स अगर हो तो हम लोन दे देते हैं। तो 50,000 रुपये जो मेरी सैलरी है, 10,000 रुपये लेस करने के बाद 40 लिखेंगे फॉर्मूले में बैंक वाले कि 50 ही लिखेंगे, 50 ही लिखेंगे। ये चीज समझ पा रहे हो आप? यस सर। मतलब जो मेरा उन्होंने सैलरी जो न्यूमरेटर लिखा, सैलरी बिफोर EMI अपॉन EMI, 50,000 अपॉन 10,000, 5 टाइम्स, ये मेरी क्रेडिट वर्दिनेस आ गई। अब बैंक की पॉलिसी अगर है कि 5 टाइम्स को वाले को लोन दे देते हैं तो लोन एप्लीकेशन पास हो जाएगी, अगर नहीं देते तो रिजेक्ट हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो न्यूमरेटर में जो हमने जो सैलरी ली वो बिफोर EMI वाली ली, इसी तरीके से हम जो प्रॉफिट भी लेंगे वो बिफोर इंटरेस्ट वाला लेंगे। प्रॉफिट लेंगे हम वो बिफोर इंटरेस्ट वाला लेंगे। P&L में प्रॉफिट सॉरी इंटरेस्ट कौन सी सब हेडिंग में आता है? P&L में इंटरेस्ट जो आता है लोन पर वो कौन सी सब हेडिंग में आता है? हाँ जी, फाइनेंस कॉस्ट, बिल्कुल सही, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है। तो प्रॉफिट जो लेना है तो फाइनेंस कॉस्ट से पहले वाला लेना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में फाइनेंस कॉस्ट ही लेना है। समझ में आ रही बात? रेशियो 5 जितने भी टाइम्स आएगी ये बताएगा हम कितना गुना हमारा प्रॉफिट है एज कंपेयर टू इंटरेस्ट। डेफिनेटली सर हायर द बेटर, इसको आइडियल रेशियो नहीं हो सकती, जितना हाई उतना अच्छा है। प्रॉफिट जितना ज़्यादा हो, लोन पे इंटरेस्ट जितना कम उतना अच्छी बात है, तो न्यूमरेटर जितना ज़्यादा हो, डिनोमिनेटर जितना कम उतना अच्छा है। डाउट कोई इसमें? पढ़े जी? ये हम आगे पेज नंबर 204 पर, नेक्स्ट पेज पर आगे सीधा।
होगा। मान लीजिए प्रॉफिट जो है टैक्स वैक्स सब कुछ लेस करने के बाद 10 लाख रुपीज आ रहा और जो टैक्स का अमाउंट है वो 2 लाख, तो टैक्स से पहले प्रॉफिट कितना होगा? 12 लाख। 12 लाख। सर हमने फॉर्मूला सीख लिया, पीबीटी माइनस टैक्स इक्वल्स टू पीएटी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस होता है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। क्लियर है? अच्छा सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब क्या है? इसमें से सिर्फ टैक्स माइनस नहीं हुआ, बाकी सारे एक्सपेंस माइनस हो चुके हैं जो हमने 7 हेडिंग पढ़ी हैं पीएनएल में एक्सपेंस साइड के अंदर, वो सातों माइनस हो चुके हैं। ठीक बात है? लेकिन हमें जो प्रॉफिट चाहिए उन 7 में से सिर्फ 6 आइटम माइनस हुई हैं, इंटरेस्ट माइनस ना हुआ, हमें वो वाला प्रॉफिट चाहिए। मान लेते हैं इंटरेस्ट 1 लाख रुपए, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना होगा? 13 लाख। इसको ऐसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट। प्रॉफिट को बिफोर इंटरेस्ट लिखूं तो भी ये चीज इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ तो ऑब्वियसली टैक्स भी माइनस नहीं हुआ। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी बोल रहे हैं जिसको, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस, अगर इसमें से कर दूं मैं इंटरेस्ट तो क्या बन जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। क्या नाम लिखा हुआ देखो वहां पे? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ पा रहे हो? यस सर। ये है पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माइनस कर देते हैं इसमें से हम इंटरेस्ट, तो ये बन जाता है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर इसमें से माइनस कर देते हैं हम टैक्स, तो ये बन जाता है पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर हो मेरी बात? यस सर। ये दो फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं जी? यस सर। अब इस फॉर्मूले में ये मेरा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है जी? बस ये छोड़ के सब कुछ दे रखा हुआ क्वेश्चन के अंदर। तो ये फॉर्मूले आपके सामने हैं, इसकी हेल्प से आपको न्यूमरेटर निकालना है, डिनोमिनेटर निकालना है। ठीक है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 20 लिखना है। हाँ जी लिख लीजिए। फॉर्मूले सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 4 के नीचे देखो बराबर के फॉर्मूला लिखा हुआ है। और जो पिछला पेज है 1203 सबसे नीचे उसमें ग्रीन कलर से नोट्स में मेरी मेहनत मेन चीज है ये नोटिंग ना कुछ करनी पड़े, जो चीज इंपॉर्टेंट है नोट करना छूट ना जाए, सब चीज जगह पर लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे फटाफट से। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 98,000। तो कौन सा आइटम है इनमें से ये? पीएटी है। यस यस। अच्छा इंटरेस्ट एंड टैक्स पेड 16,000 क्या चीज है? इंटरेस्ट और 30,000 टैक्स। जैसे तब ये 98 है, ये 30, ये निकल जाएगा। हाँ। जब ये पता ये निकल जाएगा। शुरू हो जाए। ऐसा बस रिवर्स करते चले हाँ जी जाएंगे। हाँ जी। ये जो हमने दिया है उसे वापस इससे करो या फिर इससे करो, ऐसे मर्जी करो। आपको समझा दिया मैंने, स्टेटमेंट फॉर्म में समझा दिया, फॉर्मूला फॉर्म में समझा दिया। जैसे हमें पीएटी पता है और टैक्स पता है, पीबीटी निकल जाएगा। यस सर। पीबीटी निकल गया, इंटरेस्ट पता है, पीबीआईटी निकल जाएगा। अब स्टेटमेंट फॉर्म में करो या फॉर्मूला फॉर्म में करो, तो आपकी इच्छा है। तरीके से समझा दिया मैंने। सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,44,000। तो फॉर्मूले का क्वेश्चन में दे रखा है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है? The 16,000। तो इंटरेस्ट है वही डिनोमिनेटर 16,000। Yes। बताइए पीबीआईटी कितना आया? 18,000। हाँ जी 1,44,000। तो आंसर कितना आया? 9 times। 9 टाइम्स। तो हर साल जितना इंटरेस्ट देते हैं हम
उससे 9 गुना कमाता है, तो आगे फर्दर लोन लेना हो तो बैंक वाले ये वाली रेशियो जरूर चेक करेंगे उस कंपनी की। डिवाइड करके 69 से 144। सर टीडीआईटी 144 है। हाँ जी, डाउट है किसी को? सबका हो गया पक्का? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी हैज अर्निंग, अर्निंग बोलो प्रॉफिट बोलो एक ही बात है, कि सिनोनिम है, ध्यान रखना चैप्टर में। अर्निंग और प्रॉफिट सिनोनिम है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 15 लाख, तो न्यूमरेटर मिल गया सीधा सीधा। यस सर। न्यूमरेटर मिल गया सर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आगे लिखा हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं 3 लाख रुपीस के। सही पढ़ा है मैंने? 3 लाख रुपीस यस सही पढ़ा? यस सर, सही पढ़ा है। 30,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, तो 3 लाख रुपए के हो गए ना, यस सर ठीक है ना? 3 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर हैं 60 लाख रुपीस के। सही पढ़ा है? यस सर 60 लाख रुपीस के हैं। यस सर 6 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक, तो 60 लाख रुपीस के हो गए। डिबेंचर है 15 लाख रुपए के। सही है? सही है यस सर। सर। अच्छा, और क्वेश्चन में लिखा है डेट इक्विटी निकालो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालो। इंटरेस्ट कवरेज निकालते हैं पहले। तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट तो कहीं दे नहीं रखा, तो गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर। ये तो या दे रखा छुपा हुआ कहीं दिख रहा? So 10% जो 5% जो डिबेंचर पर रेट दिया हुआ है वो किस चीज का रेट गिवन है? इंटरेस्ट का ही तो रेट गिवन है। रिस्क गिवन है सर। 15 लाख का 10% 1,50,000। आगे आंसर 10 टाइम्स। ये कोई क्वेश्चन है? सर रेट तो एक प्रेफरेंस शेयर में भी लिखा था, वो क्यों नहीं लिया? 15. वो डिविडेंड का रेट है, इंटरेस्ट का रेट नहीं है, ठीक है? और वो रिस्क होता ही नहीं है उसमें, क्योंकि ऑप्शनल होता है। वो प्रेफरेंस शेयर वालों को बोल रखा भैया प्रॉफिट होगा तो ये डिविडेंड लेने आना, वरना नहीं आना। तो रिस्क है ही नहीं वहां पर। रिस्क वही है जहां पेमेंट की कमिटमेंट है, वो सिर्फ इंटरेस्ट की है, लोन पर, डिवेंचर्स पर बस। तो न्यूमरेटर दे रखा था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिनोमिनेटर हमने निकाल लिया। इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर डिवेंचर्स का जो रेट दे रखा है, तो इंटरेस्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर 100 रुपए का डिवेंचर है, इंटरेस्ट का रेट 10% है, तो एक डिवेंचर पे 10 रुपए का इंटरेस्ट देना, और 15,000 डिवेंचर, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1.5 लाख रुपए आ गए। ऐसे भी निकाल सकते हो आप। या फिर 15,000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक, टोटल डिवेंचर की वैल्यू 15 लाख रुपीस है, 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए का 10% 1.5 लाख। दोनों तरीके से। डेट इक्विटी में मांगिए जी निकाले। सर डेट में कौन सी आइटम लेनी है मेरे को? डिवेंचर। डिवेंचर्स देने हैं। डिवेंचर हैं 15 लाख, और डिनोमिनेटर में इक्विटी लेंगे। शेयर्स, इक्विटी या प्रेफरेंस कौन से लेने हैं? दोनों। दोनों लेने हैं सर। शेयर में दोनों आते हैं। 60 लाख और 3 लाख। 3 लाख, 63 लाख मतलब। यस सर। इक्विटी शेयर 60 लाख रुपए के, प्रेफरेंस शेयर 3 लाख रुपए के, टोटल 63 लाख। तो न्यूमरेटर में सिर्फ डिबेंचर 15 लाख के, डिनोमिनेटर में एसएफ इक्विटी प्रेफरेंस दोनों 63 लाख के। कितना है जी आंसर आया? प्रॉफिट ऐड नहीं करेंगे? प्रॉफिट जो है ना वो इंटरेस्ट टैक्स सब कुछ लेस करने के बाद जो बचता है बैलेंस शीट वाला, क्योंकि अभी ना डेट इक्विटी रेशियो में हम आइटम उठा रहे हैं बैलेंस शीट में। एसएफ, सीएस एंड रिजर्व एंड सरप्लस वो आइटम उठा रहे हैं। तो ये दे रखा है, जो प्रॉफिट दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा, फिर टैक्स माइनस होगा, फिर डिविडेंड माइनस होगा, उसके बाद कुछ बचेगा तो बैलेंस शीट में जाएगा। वो फिगर हमें पता नहीं, इसलिए नहीं दे रहे। बताएं जी कितना आंसर आया? 0.24:1। बढ़े जी आगे। यस सर।
अबे भयंकर सी मैथमेटिक्स आ रही, अलर्ट हो जाए नॉन मैथ वाले बच्चे। सर क्वेश्चन में दिया हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ये 10 लाख रुपीस है, और क्वेश्चन में दिया है कि 40% का टैक्स रेट, तो आप टैक्स निकाल सकते हैं। तो 10 लाख का 40% 4 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी निकाल सकते हैं। 10 लाख में से 4 गया 6 लाख। 6 लाख। अब कैसे निकालेंगे? टैक्स के बाद का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें टैक्स से पहले का प्रॉफिट जानना है। अपोजिट कर दीजिए 40% of x equals to 6 lakh. सर एक तरीका ही देखो बताया आपने कि सर एक काम करो, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगाया ना आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको x मान लो, तो x में से x का 40% जाएगा तो PAT बचेगा। मतलब ऐसे लिखूं मैं PBT माइनस टैक्स इक्वल्स टू PAT। ठीक, PBT मैंने x मान लिया, टैक्स जो है वो x का ही 40% है और PAT क्वेश्चन में दे रखा है 6 लाख। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। एलसीएम लेना सिखाऊंगा। नो सर, समझ में 100 मल्टीप्लाई में जाएगा ये 100x बन जाएगा, 100x माइनस 40x बचा 60x। आ गया। ठीक है जी। दूसरा तरीका देखिए सर, मान लेते हैं कि पीबीटी 100 रुपए, तो टैक्स 40% मतलब 40 रुपए, तो पीएटी 60 रुपीज। उसमें जो 6 लाख रुपए दे रखा है, सिंपल रूल सर, डिवाइड मल्टीप्लाई का, जो है उससे डिवाइड करो और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। 6 लाख रुपीज 60 डिवाइड कर दो 60। पीबीटी चाहिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, टैक्स चाहिए 40 से मल्टीप्लाई कर दो, पीएटी चाहिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, पीबीटी चाहिए फिलहाल हम 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, यस सर। तीसरा तरीका, पीबीटी इक्वल्स टू पीएटी डिवाइड बाय 1 माइनस टी। T stands for tax rate. T stands for tax rate. कैसे करा सर? PAT क्वेश्चन में दे रखा है 6 लाख, टैक्स का जो रेट है 40% है, यहाँ 1 लिखा हुआ है तो परसेंटेज की फॉर्म से हटाएंगे। 40% में से अगर मेरे परसेंटेज हटानी हो तो मैं 100 से डिवाइड करूंगा 40% को, तो 0.4 बन जाएगा। क्वेश्चन एक तरीके ने x मान सकते हैं सर, 100 मान सकते हैं, फॉर्मूला लटके जा सकते हैं। बाकी मेरी माने सर छोटी बेसिक सी बात समझें, छोटी सी अगर परसेंटेज आपके माइंड में क्लिक करती है तो मान लीजिए मेरी सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए और गवर्नमेंट 40% टैक्स ले लेती है मेरे से, मतलब 40,000 रुपए टैक्स ले लेती, तो मैं अपना घर 60% ही तो लेके जाऊंगा। सिंपल सी बात। तो अगर मैं घर पर 60,000 रुपीज लेकर के आ रहा हूँ तो 60% लेकर के आ रहा हूँ, उसको डिवाइड कर दूंगा 60% से खत्म। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख रुपीस दे रखा है, अगर 40% का टैक्स रेट है तो कंपनी के पास 60% पैसा बचता है, इसको 60% से डिवाइड कर दो, आ गया 10 लाख। तरीके सारे बता दिए हैं। एडवाइस और रिकमेंडेशन पूछे तो आप रिकमेंडेशन ये है, घर पर एटलीस्ट एक क्वेश्चन चारों तरीकों से करके देखें, उसके बाद फिर आपको जिसमें कंफर्ट अगर लग रही है उससे आगे क्वेश्चंस करें, एग्जाम में क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये डिपेंड है कि आपकी मैथमेटिक्स कैसी है, उस हिसाब से आपको समझ में आएगा। उससे आपको तरीका पहला समझ में आएगा, दूसरा कि तीसरा क्या चौथा।
नोटिंग की आवश्यकता नहीं है, सर मैंने सारी चीजें दे रखी हैं। क्वेश्चन 4 के नीचे देखिए ग्रीन कलर से क्या क्या हो रहा है। पहला लिखा है जी पीबीटी इक्वल्स टू पीएटी डिवाइड बाय 1 माइनस टी, फॉर्मूला लिख दिया। ये वाला तीसरा वाला तरीका बताया मैंने। लेट पीबीटी इक्वल्स टू x, ये वाला तरीका। यस सर। लेट पीबीटी इक्वल्स टू 100, ये वाला तरीका। यस सर। और अगला तरीका, मान लीजिए टैक्स अगर 40% है तो बचा 60%, उसको 60% से डिवाइड कर दो। चौथा तरीका जो आपको आसान लगे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं जी। क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 1,20,000 और टैक्स का रेट 40%। फटाफट से बता दो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना। आप लोग बताइए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना। 2 lakh. 2 lakh. 2 lakh. सर 1,20,000 40% टैक्स है तो बचा 60%। डिवाइड कर दूं 60% से सॉल्व कर सकते हैं जी। परसेंटेज हटाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज अगर लगाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज अगर हटाना हो तो डिवाइड बाय 100। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है तो 100 चला जाएगा ऊपर। सॉल्व करके आंसर आ गया जी 2 लाख। ठीक, 2 लाख रुपए ये आया, ध्यान रखना, आंसर नहीं आया। हमें तो यहां तक जाना। सर बिफोर टैक्स है। हमारा न्यूमरेटर तो पीबीआईटी है ना, अब ये पीबीटी आया। मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना से इंटरेस्ट क्वेश्चन दे ही रखा, रॉन्ग क्वेश्चन है तो काट दो। बताओ फटाफट। 15%. 15 लाख सॉरी 5 लाख का 15%। उसमें लिखे हुए हैं डिबेंचर 5 लाख रुपए के हैं, इंटरेस्ट का रेट 15%, तो निकल सकता है इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट 75,000। 5 लाख का 15% 75,000। मुझे बताइए पीबीटी अगर 2 लाख है और इंटरेस्ट 75 तो पीबीआईटी कितना 275। ये न्यूमरेटर। क्वेश्चन 5 चेक कराएं खर्चा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करके कॉपी पे चेक कराना है, या आपका एग्जिट पास है आज का। एंडोलॉग में बाकी सारे बच्चे भी आओ जो नहीं आ रहे हैं। सर हमारा ट्यूशन होता है मतलब जहाँ पे ट्यूशन है तो हर जगह 2-2 बैच होते हैं, जैसे कि आप वहाँ पता कर सकते हो। आपको दूसरा बैच शिफ्ट करा लिया। पार्टनरशिप जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एमसीक्यू, क्योंकि अप्रैल मई में जब चैप्टर कराए गए थे पार्टनरशिप के, उस टाइम ये कंफर्म नहीं था कि एमसीक्यू पेपर आएगा, तो आपको क्वेश्चन फुल फ्लैश वाले कराए गए थे बैच में, एमसीक्यू कराए ही नहीं गए थे। तो आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम इसको रिवाइज करने आओ। फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप तो एमसीक्यू, और एमसीक्यू 4 ऑप्शन से कराता हूं, सोचना कि खुद पे घर पे कर लेना, फिर हम तो सारे ऑप्शन से करवाता हूं कि ऑप्शन आएगा तो क्या होगा, वो ऑप्शन आएगा तो क्या होगा। अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, खाली नहीं बैठना, फिर क्वेश्चन करना। कल संडे क्लास नहीं है जी, ट्यूसडे आना है। ओके सर। मतलब मैं तो 6 डेज बुला रहा हूँ। एमडोलॉग में भी आओ 6 बजे, टीटीएस में भी आओ 6 बजे, 6 आवर्स में भी क्लास दे रहा हूँ मैं। 6 के 6 घंटे आओ, कोशिश करो। क्वेश्चन 5 का आंसर चेक कराएं, कर जाएंगे। So this time. इंटरेस्ट के हिंट देता हूं सर। 1 लाख रुपए के डिबेंचर है, 15% का इंटरेस्ट है, 15,000 रुपए इंटरेस्ट तो ये आ गया। 2 लाख रुपए का लोन है, 12% का इंटरेस्ट है, 24,000 रुपए इंटरेस्ट ये आ गया। तो 15,000 और 24,000 ये 39,000 हो गया टोटल इंटरेस्ट, और 39,000 हो गया हमारा डिनोमिनेटर। 15,000 डिबेंचर पे इंटरेस्ट, 24,000 लोन पर इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट 39,000, और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। सर पीबीटी सर 3000 आ रहा है। कितना कम नहीं होता। ओके। आंसर सही आ रहा है। पीबीटी कितना है सर?
ठीक है जा सकते हैं।